नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार के साथ। जाहिर है मानवाधिकार संस्था से ये बिलोंग करते हैं, तो हम बात करेंगे कानून की व्यवस्था की। जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोगों को कानूनी तरीके से कानून का कितना लाभ मिल पाता है, ख़ास तौर से जो पुलिस महकमा है उसके पास जब कोई शिकायतकर्ता जाते हैं तो किस तरह से शिकायतकर्ता के साथ पुलिस पेश आती है, नियम कानून के तहत क्या वो काम करती है, लोग क्या कहते हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अभिजीत कुमार कि उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, उनके पास किस तरह की शिकायतें आती है और फिर वो क्या कहते हैं। तो अभिजीत जी, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले दफ़ा भी हमने आपके साथ जब इंटरव्यू किया था तो कानून से जुड़े मुद्दे पे हमने बात की थी और आपने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखा था और जिसमें आपने तमाम तरह की जो पुलिस की लैप्सिंग है उसके बारे में आपने बात किया था। फिर से हम एक बार जुड़े हैं और इस बार हम बात करना चाहेंगे कि ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि थाना स्तर पे जब कोई आम व्यक्ति, आम नागरिक किसी शिकायत समस्या के तहत जाता है तो जो थाना का पुलिस का जो कर्तव्य है कि निष्पक्ष ढंग से, निस्वार्थ ढंग से उसकी बात सुने और मामले को पूरी तरह से जांच करते हुए विधिवत उसमें कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे पे अक्सर ऐसी शिकायतें आती रहती है कि आम लोगों की ये शिकायतें रहती है कि जब हम थाने पे जाते हैं तो थाने वाले सुनते नहीं और टाल मटोल करते हैं मामलात में। हालांकि हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि उस व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना तक घट जाती है। कई ऐसे मामलात हैं हमारे दरभंगा शहर में जिसमें ये देखा गया है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता की समय पे बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसके साथ कई घटनाएं घट गई। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया। एक चीज़ और बार बार आती है कि ऐसे आरोप लगते हैं पुलिस पे कि अगर जिस किसी ने पुलिस की इच्छा अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दे दिया तब तो शायद उसमें कुछ काम होता हुआ नज़र आता है, लेकिन जो लोग गरीबी या फिर किसी कारणवश वो पुलिस के मुंह को दान दक्षिणा के रूप में नहीं भर पाते हैं, वो लोग भटकते रहते हैं। आप यहाँ पे संस्था चलाते हैं, आपके पास भी इस तरह की क्या कुछ शिकायतें आती हैं और आती है तो फिर क्या है, थोड़ा वो बताएं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। शिकायतें आती है और सच्चाई भी है, इसमें कहीं सी डाउट की बात नहीं है, क्लियर कट है। वास्तव में ऐसा होता है, जिनके पास पैसा होता है उनकी शिकायतें को देखा जाता है, पुलिस तत्क्षण कार्रवाई करती है। और ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत हम इसको मान सकते हैं कि कोई कई ऐसे पुलिस वाले हैं, अच्छे कर्मी हैं, दरभंगा में भी हैं, जो गरीब व्यक्ति भी है, जो निस्सहाय व्यक्ति भी है, वैसे लोग के लिए कार्य करते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि पुलिस पैसे वालों की बात सुनते हैं। अधिकांश जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो निस्सहाय हैं, जिनके पास पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, वैसे लोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। उनके एप्लीकेशन पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, सीधे उनको भगा दिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। अधिकांश आपने देखा होगा कि जमीनी विवाद को लेकर बिहार में और दरभंगा में लगातार हत्याएं भी हुई है, कई घटनाएं घटी है। तो मेन इसमें पुलिस का रोल है और पुलिस जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो उनको ट्रेनिंग दिया गया है, जिस तरह से आपराधिक घटना में कार्रवाई करनी चाहिए, वैसी कार्रवाई नहीं करती है पुलिस। तो क्या ये सिलसिला थमेगा या क्या लगता है आपको? ये तब थमेगा जब हमारी राज्य सरकार इसके प्रति जो है सही भाव से जो है, अगर वो सरकार इस पर संज्ञान ले और सभी एसएसपी को, सभी कंसर्निंग आईजी डीआईजी को अगर इस पर मॉनिटरिंग करे तो ये थमेगा। और एसएसपी कम से कम इस पर ध्यान रखे कि भाई जो ये शिकायत आ रही है, पब्लिक की शिकायत आ रही है, उस पर गहन छानबीन हो तो ये शिकायत थमेगी। लेकिन यहाँ क्या है कि सभी का एक बना हुआ है मोनोपोली, स्टार्टिंग से बना पड़ा हुआ है कि आप शिकायत कीजिएगा, आपके साथ कुछ नहीं होने वाली है, कुछ नहीं होने वाली। क्योंकि जैसे ही आप एसपी की शिकायत कीजिएगा, एसपी एसडीपीओ को दे देते हैं, रद्द करते हैं। एसडीपीओ किसी थानेदार को, चाहे किसी इंस्पेक्टर को थमाते हैं, जिस कारण से मामला लिपापोती हो जाता है और मामला खत्म हो जाता है, कार्रवाई कुछ नहीं हो पाती है। ये तो फिर यही तो समझना है कि आखिर सरकार बात करती है न्याय की, हर लोगों तक न्याय पहुंचने की, कानून की बातें होती है, संविधान की बातें होती है, लेकिन ग्राउंड स्तर पे अगर हम देखते हैं, अगर ऐसी शिकायतें जब मिलती है और ऐसे मामलात आते हैं तो फिर कहाँ संविधान और कहाँ कानून रह जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान और कानून अब सिर्फ बोलने की बातें रह गई है, इस पर खरा उतरने वाला कोई है भी नहीं और कोई उतरता भी नहीं है। ये सिर्फ अपना एक भाषण है कि दे देना है पब्लिक में, एक शांति प्रिय भैया हम आपके प्रति समर्पित हैं, सरकार आपके प्रति समर्पित है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो है सरकार, अभी आपने देखा होगा कि शराबबंदी हुआ था ना,
और शराबबंदी में माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी कार्यालय से भी लेटर आया था कि जहाँ पे शराब मिलेगा अन्य किसी थाना क्षेत्र में किसी अन्य के द्वारा छापेमारी की जाएगी और वहाँ शराब बरामद होगा तो इस थानेदार को निलंबित किया जाएगा 10 साल के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भी देखे होंगे कि कई थाना क्षेत्र में शराब मिला और अन्य टीम जाके छापेमारी की, वहाँ शराब बरामद हुआ, ऐसे लोग को नहीं हटाया गया, वो बने हुए हैं क्योंकि उसकी पोस्टिंग एसएसपी करते हैं। एसएसपी का मन होगा तो वो किसी को भी जिन पर पहले से दाग लगा हुआ वैसे लोग को भी थाने बना देंगे और बनाते भी हैं। और इस पर कोई नज़र नहीं डीजीपी का, और डीजीपी के लेटर का भी कोई ये कुछ नहीं है होने वाला, और सरकार के आदेश का तरजीह उड़ रहा है इसी। अभी कोई ऐसा कोई ताज़ा कोई हालिया मामला हो जिसमें इस तरह की शिकायत आपको मिली हो कि किसी मामलात में पुलिस के किसी थाने पे जो है शिकायतकर्ता से रिश्वत के तौर पे पैसा मांगा गया केस में एफआईआर दर्ज करने के लिए या फिर अपना काम कर्तव्य करने के लिए पुलिस के द्वारा? अब कितनी बताया, अधिकांश है। अभी तो एक मामला हमारे पास बिरौल थाना का आया हुआ है, कांड संख्या 31/22। उसमें शिकायतकर्ता से जो भी हुआ हो, एक्यूज से जो आरोपित है, आरोपित पक्ष से मांगा गया जो शिकायत किया है, लेकिन उसके पास जो साक्ष्य, आरोपित के पास जो साक्ष्य है उसे झूठा केस में फंसा दिया गया है। और एफआईआर दर्ज होने से पहले की रिकॉर्डिंग उन्होंने बताया है, जो एप्लीकेशन आवेदन करता है उन्होंने कहा है कि एफआईआर से पहले हमको कंसर्निंग जमदार हैं, शायद उनका नाम है रामचंद्र प्रसाद नाम है, और बिरौल थाना में ये प्रदर्शित हैं और जमदार हैं, इन्होंने उनसे 1 लाख का डिमांड किया। अच्छा, एफआईआर दर्ज से 1 लाख रुपए का डिमांड किया शिकायतकर्ता से? नहीं, शिकायतकर्ता से नहीं, जिस पर शिकायत दर्ज हुआ उन आरोपी को थाना बुलाया गया। बिफोर एफआईआर दर्ज करने से पहले, एफआईआर से पहले उनको थाना बुलाया गया। 30 तारीख को थाना बुलाया गया। जमींदार है, सहानी है, उन्होंने एएसआई बुलाया उनको, उनसे बातचीत किया, उनको कहा मैं जो कहता हूँ वो मान लो, रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड है, और मैं जो कर दूंगा, मैं जो लिख दूंगा वही होगा। ये मामला मेन जमीनी विवाद का था। जो पहला पक्ष था जो इसने एफआईआर करवाया वो उनका सुअर का कारोबार है, ठीक है, वो SC ST से आते हैं, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया। और ये उसमें क्या हुआ कि 30 तारीख को ये एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन से पहले ही रिकॉर्ड है ये, कि उससे पहले ही जमींदार उसको बताया कि तुम उसका बात मान लो, अगर उसका बात नहीं मानोगे तो मैं जो कहता हूँ वो करना पड़ेगा, और नहीं करोगे जो मैं लिख के दूंगा केस में वही होगा। अब पहली बात ये है कि जब एफआईआर दर्ज हुआ 1 तारीख को, 1/2/22 को, यानी कि 1 फरवरी 2022 को, तो एफआईआर दर्ज से पहले उस जमींदार को कैसे पता होगा कि उसके जानवर की मृत्यु होगी, और थानेदार कैसे उसी व्यक्ति को जो है इन्वेस्टिगेट अफसर बनाया गया, केस कायू कैसे बना दिया गया? ये सिंपल क्लियर कट बात है कि मिली भगत तो है कहीं नहीं। एफआईआर करने वाला थानेदार होता है, थानेदार का काम है कि किसको जांच का जिम्मा दे किसी केस का। तो केस दर्ज होने से पहले उस जमींदार को ये पता था कि केस हमको मिलेगा, उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसा लिखूंगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जमादार थे उन्होंने उस आरोपी को ट्रैप किया कि तुम मेरी बात मान जाओ और जो जैसा हम कहते हैं वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इसी तरीक़ा से आगे चल करके केस हो जाएगा। बिल्कुल, और वैसा ही किया उन्होंने, वैसा ही जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया, क्योंकि जो एक्यूज पर्सन थे इसके पास कोई सोर्स नहीं था कि कहाँ हम न्याय लगाए। उन्होंने डीएसपी के आवेदन दिया, उसके बावजूद क्या हुआ कि डीएसपी बिरौल के द्वारा जो है केस को ट्रू कर दिया गया, गिरफ्तारी का निर्देश दे दिया गया। उस सिलसिले में 14 मार्च को या 14 अप्रैल को, शायद अप्रैल को, इस 14 अप्रैल को छापेमारी करने पुलिस के घर पे एक्यूज के यहाँ, और एक्यूज पर्सन, क्योंकि एक्यूज पर्सन जो आवेदन दिए उसके माता पिता हैं और दोनों घर पे नहीं थे। उस दरमियान में उसके बच्चे के साथ जो बेटा और बेटी दोनों के साथ बदतमीजी किया गया, पुलिस द्वारा मारपीट की गई। उसका भी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है उसके बच्चे ने रखा है कि लड़की के साथ मारपीट किया गया इस जमींदार के द्वारा, क्योंकि यही उस समय थे और जो थाना का पुलिस बल होगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इनके द्वारा, क्योंकि जो थाना जो एक्यूज का घर पड़ता है वो थाना पड़ता है घनश्यामपुर, और जो एप्लीकेंट है उसका घर पड़ता है बिरौल। केस दर्ज हुआ बिरौल में और एक्यूज है घनश्यामपुर का। तो 14 तारीख को जो छापेमारी की गई इनके द्वारा, तो क्या घनश्यामपुर थानेदार को, चाहे घनश्यामपुर थाना को ये इन्फॉर्म किया गया कि चाहे उनसे सहयोग मांगा गया कि भाई आपके थाना में क्षेत्र में ये हमको रेड डालना है तो आप सहयोग दीजिए? तो मुझे लगता है यहाँ भी डाउट है कि पुलिस अपना पावर का गलत इस्तेमाल किया है। जमींदार जो है अपने दुरुपयोग पावर का जो है पुलिसिंग का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करके ये सारी घटनाओं को सच बताते हुए केस टू करवा दिया गया, और अब तक तबासु किया जा रहा है जैसा कि लिखा हुआ है। और जो रिकॉर्डिंग तथ्य है, मेन तथ्य रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग के अनुसार जो है
ऐसे ऐसे पुलिस वाले अगर ऐसा काम करेंगे तो समाज में कहाँ से प्रगति होगी, समाज में एकता कहाँ से आएगा। जब पुलिस वाले ही ऐसा कार्य करेंगे और उसमें रिकॉर्डिंग में वो बोल रहे हैं कि मैं यादव हूँ, मैं मोटा मोटी सुनता हूँ, तो भाई जब पुलिसिंग में यादव चाहे कोई भी कास्ट का नाम क्यों आना चाहिए। पुलिसिंग का मतलब होता है कि सबके लिए सामान्य है। अब इस व्यक्ति को, जो निर्दोष व्यक्ति है, ऐसा रिकॉर्डिंग और ऐसा इनका एप्लीकेशन है, इसमें निर्दोष है, वैसे व्यक्ति को एक डीएसपी भी नहीं जांच करके सीधे आप फॉरवर्ड कर दे रहे हैं उठाने के लिए, गिरफ्तार कीजिए, और उसके घर पर जाके आप टॉर्चर प्रेशर कर रहे हैं, उसकी बेटी को मारपीट कर रहे हैं, ये कहाँ से जायज़ है। अब कोई सुनने वाला उसका नहीं है। वो व्यक्ति उस जो उसका बच्चे जो हैं उसके एसपी के यहाँ, एसएसपी के यहाँ भी दिए हैं, आईजी के यहाँ भी दिया आवेदन, और कोई सुनने वाला नहीं है। बस जांच होती है, जांच के नाम पे काम खत्म हो जाता है। ये आप तो देखती होंगे कि ऐसे ये फर्स्ट मामला नहीं है, ऐसा कई मामले हैं जो पुलिस अपने पद का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए जो कार्य करती है, और लोग पुलिस के डर से कहीं बोलते नहीं हैं। ये आपको क्या लगता है दरभंगा के अंदर में जो पुलिसिंग हो रही है, क्या अपराधी पुलिस से डर रहा है? क्या आम लोग जो निर्दोष है उनका जो है पुलिस के साथ अटैचमेंट ठीक हो रहा है? देखिए, पहले की अपेक्षा जब से ये अवकाश कुमार आए हैं नए एसएसपी, थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन अभी भी एटीट्यूड जो है थानेदारों में, जमदारों में, वो चेंज नहीं हुआ है। और इनकी सही शिकायत इनके पास नहीं पहुंच पा रही है, एसपी के पास नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ये अच्छे व्यक्ति हैं। इनका जहां भी इनकी पोस्टिंग हुई है, इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन है क्या ना कि जो नीचे लेवल में होता है वो ऊपर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पुलिस के डर से लोग जा नहीं पाता है। और जो जा भी पाता है वैसे में एसएसपी साहब क्या करते हैं, खुद से जाँच नहीं करते हैं, चाहे जो भी इनका दिक्कत हो वो डीएसपी को दे देते हैं। तो थोड़ा सा जो है एसएसपी साहब को भी इस पर ध्यान देना होगा कि हमारे नीचे जो भी कर्मी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने पद का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। जो केस के आयु हैं वो केस का आयु समझता है कि हम जो लिख देंगे वही होगा। बात तो सही है, तत्काल पुलिस के बयान को कोर्ट मानती है, अगले व्यक्ति को बिना कोई कांड किए भी उसको जेल भेज देती है। बाद में ट्रायल चलता है, तो ट्रायल चलने में बहुत लंबा टाइम हो जाता है। उस बीच में उस व्यक्ति का परिवार ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो ऐसा न्यायालय के लोग क्या करेगा। अगर पुलिस कर्तव्य हो के, निस्वार्थ भाव के अगर पुलिसिंग करेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि न्याय मिलने में किसी को देर होगी, न्याय तुरंत मिलेगा। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। पुलिस अपने जो भी नीचे के कर्मचारी बता रहा हूँ मैं, जो केस के आयु होते हैं, यहाँ तक कि डीएसपी तक बता रहा हूँ कि डीएसपी तक भी ऐसा काम करते हैं। डीएसपी भी जितने जांच आता है उनके पास, जो भी एसआर केस होता है, एसआर केस का जांच वो डीएसपी करते हैं, और डीएसपी भी उस केस के सिलसिले में वहाँ ऑन द स्पॉट जाते नहीं हैं, पीओ जाते नहीं हैं। फ़ोन पे ही वो लोग ट्रायल कर देते हैं, जो केस का आयु लिख देता है उस पर ही ट्राई करके और केस शुरू कर देते हैं। तो ये इस पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो चूंकि आप एक मानवाधिकार संस्था चला रहे हैं, तो आप लोग फिर इस चीज़ पे किस तरह से कैसे करेंगे कि इसमें सुधार आएगा? कुछ दिखता है क्या? जो भी शिकायतें आती हैं, कंसर्निंग अथॉरिटी को हम लोग लेटर लिखते हैं और तथ्य देते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुई है। उस पे कई जगह पे कार्रवाई होती भी है, लेकिन जब मामला रजिस्टिंग हो जाता है, न्यायालय चला जाता है, तो जब मामला न्यायालय में घुस जाता है तो फिर न्यायालय उसका मालिक हो जाता है। मानवाधिकार आयोग में भी क्या है कि बहुत कुछ चेंज होना है, त्वरित कार्रवाई नहीं होती आयोग में भी। यहाँ से जाएगा तो उसमें कुछ लेंथी प्रोसेस हो जाता है, 6 महीने टाइम लग जाते हैं। तब तक में तो जो व्यक्ति पीड़ित है वो तो फंस गया। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि भाई मानवाधिकार को थोड़ा सा जो है ग्राउंड लेवल पर बनाना चाहिए। भाई ग्राउंड लेवल पर जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए और देर निर्देश दीजिए। देखिए, ऐसा है कि बिहार के जितने भी सीओ हैं, अंचलाधिकारी, डीएसएलआर और जो एसी बैठते हैं, वो सभी करप्ट हैं। तो इनका तो काम होता है मापी करना, नापी करना, तोड़ना, हटाना, लेकिन वहाँ भी ये लोग काम करते नहीं ठीक से। लेकिन सब में अहम भूमिका पुलिस की होती है। ये तो करप्ट हैं ही, ये जो अंचल का सिस्टम पूरा करप्ट है, क्योंकि वहाँ सारा खेल है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि अंचल करप्ट है, अगर सीओ अपने काम को सही तरीक़ा से नहीं निर्वहन करते हैं ज़मीनी मामलात में, तो ऐसा नहीं लगता कि पुलिस से ज़्यादा गलती फिर उस पदाधिकारी की है? पुलिस से ज़्यादा गलती उसकी बिल्कुल है। जितने भी अंचल में है अधिकांश गलती उसी की है कि बिना पैसे का कोई भी आपको जो मोटेशन होता है वो नहीं होता है, कोई रसीद नहीं करती है बिना पैसे की। लेकिन अहम भूमिका पुलिस की होती है, क्योंकि विदाउट पुलिस पदाधिकारी के, बिना पुलिस फोर्स का सीओ का हिम्मत नहीं है कि वो 1 इंच भी आगे बढ़ सके। क्योंकि जहाँ विधि व्यवस्था खराब होगा तो वहाँ सीओ को, थानेदार को बुलाना ही है, चाहे जो भी कंसर्निंग अफसर हैं, वहाँ पुलिस बल आएगा आएगा। अब देखते हुए किसी भी केस में, जनवादी केस में, पुलिस अपना डायरी सबमिट करता है कोर्ट में, उसमें लिखता है कि यहाँ ये है वो है। तो पुलिस पदाधिकारी भी जो है उस जो भी करप्ट सीओ है उसके पक्ष में आके अपना बयान उसमें दे देते हैं। ऐसा नहीं, अगर पुलिस पदाधिकारी अपना बयान सही तरीके से लिखे, अगर सीओ गलती कर रहा है वहाँ पे वो लिखे कि सीओ के द्वारा गलती किया जा रहा है, तो वही पनिश होगी, जब पनिश होगा वो सीओ भी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, कोई करता तो नहीं है। सब अपने अपने बस जो है अपना साफ करना है, बाकी जो भी है आम पब्लिक पे डाल दिया करो।
अब बता रहे हैं कि भूमि विवाद में क्या होता है, जब भी झगड़ा होता है जमीन विवाद को लेके, अब देखते हैं विवाद जैसे शुरू हुआ, अब कह रहा है कि दो पार्टी है कि मेरा ज़मीन है, उसने कहा मेरा ज़मीन है, अब कोई निर्माण कार्य शुरू कर दिया कि हमको घर बनाना है, तो अगला पक्ष जो है जो कहता है कि मेरा ज़मीन है, जिसका नहीं चल रहा है वहाँ, जिसका बल नहीं चल रहा है, वो उसके से जाता है थाने में कि सर ऐसे ऐसे मैं मेरा मारपीट कर रहा है और यहाँ पे बाउंड्री कर रहा है, चाहे घर बना रहा है। पुलिस क्या करती है, पुलिस 144 ना करके 107 कर देती है, अपने बचाव में 107 कर देती है ताकि जो हम कल फंसे नहीं। अब देख लीजिए 144 लागू होने के बाद काम चलती है, 144 होने के बाद काम चलता है, और जो जिस व्यक्ति ने 144 करवाया है वो फ़ोन करता है ठंडार को, चाहे उस जांचकर्ता को कि सर यहाँ पे काम चल रहा है, आप आइए काम रुकवाइए। पुलिस कहती है हम आ रहे हैं, लेकिन समय पहुँचती नहीं है, वो 2 घंटे बाद पहुँचती है, और पुलिस उससे पहले अगले पार्टी को फ़ोन कर देती है कि मैं आ रहा हूँ, तुम हट जाओ। ऐसा अमूमन होता है। ऐसा ही होता है, अमूमन नहीं होता है, ऐसा ही होता है। आप जाके जितने भी जमीनी विवाद है आप देख लीजिए, 144 मामले में, हर मामले में अगर पार्टी अगला अगेंस्ट पार्टी पैसे वाला है, उसका घर बनना तय है, उसमें पुलिस कुछ नहीं करती है, क्योंकि पुलिस का जो डिमांड होता है वो पूरा करता है। पुलिस का मतलब जो जांच करता होता है। फिर इस गलतियों को पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उनकी फिर क्या जिम्मेदारी है और उनकी क्या जवाबदेही है? जिम्मेदारी तो बहुत कुछ है, लेकिन जिम्मेदारी खड़ी तब ना, जिम्मेदारी बहुत कुछ है, उनको एक्शन लेना है ऐसे लोगों पे, लेकिन लेते कहाँ हैं, कुछ नहीं है। बिहार है, सब कुछ चलता है। अब वैसी जगह पे जब पुलिस पहुंचती है स्थल पे, तो वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं, वहाँ से गायब हो गए, चाहे किसी को उठा के ले आया, फिर 1 घंटे बाद बॉन्ड पर छोड़ दिया गया उसको, और अंतकार हो जाता है, फिर लोग 145 में जाते हैं, ऐसे चलता रहता है सिलसिला। तो मेन पुलिस अगर सही तरीके से विवाद में एक्शन ले तो मुझे लगता है कि घटनाएं नहीं घटेगी, हत्याएं नहीं होगी, लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती है। पुलिस बस अपना डिमांड पूरा करती है, चाहे इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो, जिस कारण से विवाद बढ़ता है, क्योंकि किसी के ज़मीन पर कोई घर बनाएगा तो विवाद बढ़ेगा, मारपीट होगी, और जब पुलिस संज्ञान नहीं लेगा मामले को, पुलिस नहीं एक्शन लेगा, तो लोग क्या करेगा, अपने बचाव में, अपना संपत्ति बचाने के लिए, खुद का बचाने के लिए लोग तो एक्शन लेकर आए, उसमें बात बढ़ता है, बाद में जो हत्या मतलब भी आता है। अब तो फिर आम लोगों को जो न्याय और कानून की बात होती है वो कैसे न्याय मिलेगा? अब तब देखते ही होंगे आपकी 30 साल बाद, 35 साल के बाद लोग को न्याय मिलता है। जब लोग आदमी अंतिम सांस गिनता होता है तब उसको न्याय मिलता है, तो वैसा न्याय लेकर लोग क्या करेगा। मैंने कहा ना कि फिर करना क्या चाहिए? धरातल पे अगर पुलिस तन मन से कार्य करे, निस्वार्थ भाव से काम करे, तो न्याय उसको तुरंत मिलेगा। ऐसे केस जो भी लेकिन हो तो नहीं रहा है ना अभिजीत जी, यही तो चीज़ है। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, कानून है, नियम है, वो कानून के हिसाब से काम करे, नियम के हिसाब से काम करे तो मिलेगा, लेकिन वही चीज़ तो नहीं हो रहा है। तो वो कैसे हो सकता है? इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या रास्ता है? इस पे कभी आप लोगों ने कोई सोच विचार किया है क्या कि किस तरीक़ा से आखिर कानून अपना काम करे? कानून अपना काम करने से मुराद है कि पुलिस, जिसको कानून लागू करवाना है, पुलिस कैसे सही हो पाएगी ताकि आम लोगों के साथ न्याय हो सके? इसके लिए आम जनता को एक होना पड़ेगा। आम जनता को पार्टी पॉलिटिक्स से हटके एकता लाना पड़ेगा कि भाई जिसके साथ अन्याय होगी हम लोग साथ खड़े होंगे, उसके लिए चाहे जो हो आंदोलन से करना पड़े, रोड पे आना पड़े। जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसे चल रहा है वो चलेगा, एकता आ जाएगी, सब लोग एक हो जाएंगे, सब एक मत से निकलेंगे कि भाई फलाना के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग साथ में हैं, तो न्याय होगा। ये तो आपके कहने का अर्थ ये है कि आम लोगों को एकता के साथ इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए, तभी जा कर के आम लोगों को न्याय मिल पाएगा, पुलिस आम लोगों के प्रति जो है सही से कार्य कर पाएगी। जी बिल्कुल, एकदम 100%। जब तक आम आदमी एक साथ नहीं होगा न्याय नहीं मिलने वाला है। न्याय मिलेगा भी तो आपको 30 साल 40 साल लग जाएगा, जब तक मैं आप जो है उस न्याय के लिए क्या कीजिएगा। जब आप बूढ़े हो जाइएगा, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तब न्याय लेके क्या कीजिएगा, वो न्याय लेके क्या फायदा होने वाला है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।